Hello everyone and welcome to last part of the chapter of interior of earth and इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो कि धरती के अंदर यानी इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में जो कि धरती के अंदर बनते हैं. सो यू सी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो टाइप के हो सकते हैं. ये क्रस्ट है हमारा और अगर मैग्मा सरफेस को एस्केप कर जाता है और यहाँ पे ऊपर सरफेस पे सॉलिडिफाई होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म. और अगर मैग्मा नीचे धरती की क्रस्ट के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म. ओके, नाउ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स तो हम कर चुके हैं लास्ट पार्ट में. अब हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में. तो जो मैग्मा होता है ये कूल डाउन होके इग्नियस रॉक्स बनाता है. अब जो ये कूल डाउन हो सकता है अब ये जो कूल डाउन होता है वो दो टाइप से हो सकता है. जो कूलिंग है इट में टेक प्लेस ऑन द सरफेस एज वेल. अगर वो सरफेस पे होता है तो उसको हम वॉल्केनिक रॉक बोल देते हैं. और अगर वो क्रिस्टल पोर्शन के अंदर हो जाता है तो उसको हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं. कौन सा रॉक कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक. यानी कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं. देखो, लावा होता क्या है या मैग्मा होता क्या है? मैग्मा इज नथिंग बट अ मोल्टन रॉक मटेरियल. मोल्टन रॉक मटेरियल अगर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो रॉक बनाएगा. अगर मेल्टेड रॉक को हम जमा देते हैं तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी दैट वी विल गेट अ रॉक. So if it solidifies on the surface we get volcanic rock, and if it solidifies inside the crustal portion we get plutonic rocks. And when lava cools in crustal portion and assumes different forms and it will form intrusive landforms. कैसे landforms? Intrusive landforms. यानी कि देखो, this is asthenosphere, this is asthenosphere, the upper portion of mantle. Now lava find its way to the surface. जो लावा होता है वो राइज अप करता है, मैग्मा राइज अप करता है. राइज अप होने के बाद उसको लावा बोलेंगे. तो वो एनकाउंटर कर सकता है डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स. कहीं पे हो सकता है उसको, लेट मी टेक दिस, तो कहीं पे हो सकता है कि वो ऐसे सॉलिडिफाई हो जाए क्योंकि स्पेस या फ्रैक्चर ऐसे था. कहीं पे हो सकता है वो ऐसे सॉलिडिफाई होने लगे. कहीं पे हो सकता है कि वो ऐसे सॉलिडिफाई हो जाए. फिर हो सकता है वो ऐसे सॉलिडिफाई हो जाए. ओके, तो वो फ्रैक्चर और अर्थ की जो इंटरनल कंडीशंस है उन पे डिपेंड करता है कि आपका जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई कैसे हो रहा है. तो ये जो डिफरेंट टाइप के इसने स्ट्रक्चर बनाए इनको हम बोल देते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म. एंड बिकॉज ये धरती के अंदर बन रहे हैं वी कॉल देम इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. Now let's see these structures one by one. तो I'll show you an image. ये देखो, can you see the batholith here? Batholith के बारे में आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हो? एक तो इट्स क्वाइट डीप. अगर आप और स्ट्रक्चर्स को देखते हो या लैंडफॉर्म्स को देखते हो तो वो काफ़ी पतले हैं, काफ़ी छोटे हैं. इनके कंपैरिजन में जो बैथोलिथ है इट इज़ क्वाइट लार्ज ऑल्सो एंड क्वाइट डीप एज वेल. So batholith is a cooled portion of magma chamber. ऐसा मैग्मा चैम्बर क्या है? जहाँ से मैग्मा सप्लाई हो रहा है. अगर वो मैग्मा चैम्बर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम बैथोलिथ कहते हैं. इट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल. देखो, जब मैग्मा जमा होने लगता है इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर रहेगा, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर रहेगा. तो एस्थेनोस्फीयर से ऊपर मैग्मा आ रहा है बैथोलिथ में. तो एक तो मैग्मा आते ही ठंडा नहीं होगा, ठीक है? मैग्मा आते ही थोड़ी ठंडा हो जाएगा. यहाँ पे इट विल टेक टाइम टू कूल डाउन. तो ये बैथोलिथ जो होते हैं वो विद टाइम सब्सिक्वेंटली सॉलिडिफाई भी हो जाते हैं. पर जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर मैग्मा सप्लाई करते रहते हैं. क्या करते हैं? ऊपर मैग्मा सप्लाई करते रहते हैं. जैसे बैथोलिथ से आप देखोगे यहाँ भी मैग्मा जा रहा है,
यहाँ भी मैग्मा जा रहा है और इधर भी मैग्मा जा रहा है, वोल्केनो में भी। अगर ये बेथोलिथ विद टाइम सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये वोल्केनो जो है वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो सोर्स था वो बेथोलिथ नीचे जम गया है, यहाँ से ऊपर मैग्मा आ ही नहीं रहा है। ओके, बट जब नीचे से बेथोलिथ में मैग्मा आता है और जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, इट इज स्टिल अ सोर्स ऑफ मैग्मा टू अपर लेयर्स। आई होप यू गॉट इट। सो इट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक यानी मैग्मा, मैग्मेटिक विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैग्मा, मटीरियल जो कूल डाउन हो जाता है इन द डीपर डेप्थ्स ऑफ अर्थ। अगर आप देखोगे तो सबसे डेप्थ में आपको बेथोलिथ ही दिखाई देगा, सो इट इज़ इन द डीपर लेयर्स ऑफ अर्थ। एंड इसका जो शेप होता है वो कुछ लार्ज डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, लार्ज डोम्स बने होते हैं। एंड अगर इसको आपको सरफेस पे देखना है तो इसके ऊपर जो डिनंडेशनल प्रोसेसेस एक्ट करती हैं, किसके ऊपर, देखो ये बेथोलिथ है आपका और ये ऊपर क्या है, धरती की लेयर्स है। अब विद टाइम क्या होगा, जो डिनंडेशनल या फिर इरोजनल एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, इन लेयर्स को रिमूव कर देंगे। इरोजन की वजह से क्या होगा, ये अपर वाली लेयर्स रिमूव हो जाएंगी और ये सरफेस पे विजिबल होने लगेगा। अगर आप इसको सरफेस पे देखना है तो the only way is to wait for erosional agents to remove these layers, and only then we can see it. And it also cover large areas. Sometimes इसकी जो डेप्थ है वो किलोमीटर्स तक चली जाती है, इसकी जो डेप्थ है वो किलोमीटर्स तक चली जाती है, यानी किलोमीटर्स तक गहरा हो सकता है ये। और दीज आर ग्रेनाइटिक बॉडीज। ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट एक लाइट कलर का कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक होता है। कोर्स का मतलब देखो, एक तो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, एक कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। अब फाइन ग्रेन्ड आपका आटा होता है और कोर्स ग्रेन्ड आपका दलिया हो सकता है। फाइन ग्रेन मतलब उसके जो ग्रेन्स होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे माइन्यूट ग्रेन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर जैसे कि चौक होता है, चौक के ग्रेन्स काफ़ी माइन्यूट होते हैं, पर कोर्स यानी कि थोड़े से बड़े, थोड़ा सा बड़ा ग्रेन साइज रहेगा उसका, जैसे दलिये में होता है, ठीक है। सो दीज आर ग्रेनाइटिक बॉडीज। इसका मतलब है ग्रेनाइट से बनी है। और ग्रेनाइट क्या होता है, एक लाइट कलर का कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक होता है जिसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है और मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका प्रेजेंट होते हैं। देन लेट्स सी लेकोलिथ्स। अब लेकोलिथ क्या होता है, एक डोम शेप बॉडी होता है जिसका बेस जो होता है, देखो ये डोम है और इसका जो बेस रहेगा वो फ्लैट होता है, लेवल यानी फ्लैट बेस होगा, ठीक है। एक लेवल बेस एक लेवल पे प्रेजेंट है, तो जनरली ये क्या होता है, फ्लैट होता है। और ये एक पाइप से नीचे कनेक्टेड रहता है, यानी कि इसका सोर्स ऑफ मैग्मा कुछ होगा, यानी जो लेकोलिथ है उसके अंदर मैग्मा कहीं से सप्लाई हो रहा है। इसमें आप देखोगे तो ये होता है डोम शेप्ड, ऐसे डोम शेप्ड, और नीचे से मैग्मा सप्लाई हो रहा है। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो डोम होगा वो रिजेंबल करता है किसके डोम से, वो रिजेंबल करता है कॉम्पोजिट वोल्केनो के डोम से। अब कॉम्पोजिट वोल्केनो के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद है, पहले तो आपको याद होगा कि उसका जो लावा होता है वो काफ़ी विस्कस होता है, यानी उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी थिक होती है, एक थिक कंसिस्टेंसी वाला लावा बनता है, लावा होता है कॉम्पोजिट वोल्केनो में। और विस्कस होने की वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता है, इट कैन नॉट ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। तो जो आपका वेंट होता है कॉम्पोजिट वोल्केनो का, उसकी विसिनिटी में ही यानी उसके आसपास ही आपका मैग्मा जमा होने लगता है, दिस इज़ वेंट। और ज़्यादा दूर ना जाके, क्योंकि वो फ्लूइड नहीं है, वो आसपास में ही जमा हो जाता है। ऐसे ही लेकोलिथ होता है। पहले तो लेकोलिथ में जो लावा आता है ऊपर, अब माइंड यू अगर एनसीईआरटी में पीछे लिखा है कि अगर मैग्मा ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देता है क्रस्ट की तरफ, तब भी हम उसको लावा बोल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट कम्स ऑन सरफेस। मैग्मा का सरफेस पे आना ज़रूरी नहीं है उसको लावा बोलने के लिए। इवन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड वी कैन कॉल इट लावा। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैं लावा और मैग्मा को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ, बट दे आर नॉट सिमिलर थिंग्स, यू शुड नो इट। बेथोलिथ जो ये जो नीचे सोर्स ऑफ मैग्मा है
विच इज़ अ बेथोलिथ फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो जो लेकोलिथ होता है इसके अंदर भी विस्कस लावा प्रेजेंट होता है, यानी कि विस्कस काइंड ऑफ लावा जो है वो लेकोलिथ का फॉर्मेशन करता है। लेकोलिथ का फॉर्मेशन करता है, देखो नीचे से मैग्मा आया और ये अर्थ की लेयर्स को पुशअप करता है, ऊपर अर्थ की लेयर को पुशअप करता है और ऐसे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर में जमा हो जाता है। अब इसके अंदर इतना प्रेशर तो होता नहीं है कि ये धरती के ऊपर चला जाए फ्रैक्चर ढूंढ के, तो ये विद टाइम यही जमा होने लगता है, विद टाइम ये यही सॉलिडिफाई होने लगता है और एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरलाइंग रॉक्स है उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाता है। ओवरलाइंग रॉक्स वो भी आर्कअप हो जाती हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेकोलिथ। तो ये अर्थ की लेयर्स को ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है, जिसका ऊपर भी डोम शेप स्ट्रक्चर हो गया है और इसके अंदर जो लावा होता है वो विस्कस काइंड ऑफ लावा प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये भी ज़्यादा डायरेक्शंस तक फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की लेयर्स प्रेजेंट है, अर्थ का क्रस्ट जो पत्थरों से बना है, रॉक से बना है ना, तो रॉक्स के प्रेजेंस की वजह से इधर ही सब रॉक्स प्रेजेंट है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर में ही सॉलिडिफाई होने लग जाता है, जिसका लेवल बेस होता है। बेस जो रहेगा आपका वो फ्लैट रहेगा। अब क्या होता है कि एकदम से यहाँ पे आके ही तो ये सॉलिडिफाई नहीं हो जाता, विद टाइम ये सॉलिडिफाई होता है। तो कुछ टाइम तक आपको यहाँ पे जो मैग्मा होगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, कुछ टाइम तक जो मैग्मा होगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और हो सकता है कि यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल जाए, कंड्यूइट निकल जाए और उस कंड्यूइट से लेकोलिथ से लावा बाहर निकलने लगे। तो लेकोलिथ कैन बिकम अ सोर्स ऑफ मैग्मा, लेकोलिथ कैन बिकम अ सोर्स ऑफ मैग्मा। अगर यहाँ पे उसको कोई फ्रैक्चर मिलता है तो लेकोलिथ से ऊपर मैग्मा सप्लाई कराया जा सकता है। लेकोलिथ डायरेक्टली लाइक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर ऐसे नहीं हो सकता कि ये ऐसे हो जाए, लेकोलिथ पूरा एक्सटेंड हो जाए, बट अ कंड्यूइट कैन बी फॉर्म्ड, अ डाइक कैन बी फॉर्म्ड जिससे एक पाइप से ऊपर मैग्मा सप्लाई किया जा सके। सो इट कैन बिकम अ लोकल सोर्स ऑफ मैग्मा, इट कैन बिकम अ लोकल सोर्स ऑफ मैग्मा। और लेकोलिथ का स्ट्रक्चर कंपोजिट वोल्केनो जैसा होता है, ये हमें पता कैसे लगता है, जब डिनंडेशनल प्रोसेसेस या इरोजन की वजह से ऊपर वाली लेयर्स हट जाएंगी तो लेकोलिथ ऊपर विजिबल होगा, धरती के ऊपर विजिबल होगा और हम देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो कंपोजिट वोल्केनो से रिजेंबल करता है। तो यहाँ पे मैंने यही सब लिखा है जो अभी एक्सप्लेन किया था। अगर आपको पढ़ना है तो आप पोज करके पढ़ सकते हो, अदरवाइज दीज आर द सेम थिंग्स। आप इसके बाद NCERT ज़रूर रीड करना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर दैट lectures are never sufficient. You have to read NCERT multiple times after watching these lectures, और इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से आपको तभी रिटेन होगा। The purpose of my lectures is only to make you understand what is written in NCERT. Unless you will read them yourself, आपको याद नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं, हाँ, तो ये मैंने बोला था कि आपको ये एक लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा बन सकता है। अब जो इसका एग्जाम्पल है इट इज़ कर्नाटका प्लेट्यू। अब जो कर्नाटका प्लेट्यूज के डोम लाइक स्ट्रक्चर हमको आज विजिबल है वो बेथोलिथ और लेकोलिथ रहे होंगे कभी, वो बेथोलिथ और लेकोलिथ अभी रहे होंगे और इरोजनल एजेंट्स ने ऊपर वाली लेयर्स को रिमूव कर दिया है और अब हमें लेकोलिथ और बेथोलिथ्स ऊपर विजिबल है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है बस। और आगे देखते हैं, तो आगे एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लेपोलिथ बोलते हैं। देखो इन स्ट्रक्चर्स का नाम सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि इनका वे ऑफ डिपोजिशन डिफरेंट है, इनका वे ऑफ डिपोजिशन से इनका नाम दे दिया है। अगर कोई हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट हो रहा है, कुछ एक कॉनकेव शेप बना रहा है या फिर एक सोसर शेप बना रहा है या एंटीक्लाइन सिनक्लाइन वे में डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। कहने का मतलब है it is only the way of deposition of magma or lava which is differentiating all these intrusive landforms. So लेपोलिथ क्या होता है, एक horizontal solidification, यानी way of solidification कैसा है,
हॉरिजॉन्टल है, ऐसे होगा। सोसर शेप, अब सोसर क्या होता है, ये जो चाय का कप है, चाय के कप के नीचे एक ऐसे प्लेट होती है, सो दिस इज सोसर, ये सोसर होता है। इसकी शेप कैसे, कुछ ऐसी है ना, ऐसा से शेप है सोसर का कुछ। एंड इट इज़ कनकेव टू द स्काई, जो लेपोलिथ होता है वो कनकेव टू द स्काई होने का मतलब, देखो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर यहाँ से पॉलिश्ड होता है और यहाँ से आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो उसमें, पीछे से पॉलिश्ड होगा, यहाँ से आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो। कनकेव टू द स्काई यानी स्काई की तरफ कनकेव, ऐसे होगा। सोसर की भी शेप ऐसी है, और इट इज़ कनकेव टू द स्काई, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन रहेगा, कनकेव टू द स्काई, सोसर शेप्ड, कुछ ऐसा डिपोजिशन हमको देखने को मिलेगा। वी विल से दैट इट इज़ अ लेपोलिथ, इट इज़ अ लेपोलिथ। नाउ लेट्स सी पैकोलिथ। पैकोलिथ इज़ अ हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन, एक हॉरिजॉन्टल सॉलिडिफिकेशन होता है। इफ वी कैन सी दिस, हाँ देखो ये पैथोलिथ है। अब ये क्या करता है, दिस इज एंटीक्लाइन, दिस इज एंटीक्लाइन, इस स्ट्रक्चर को एंटीक्लाइन बोलते हैं, एंड दिस इज सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, देखो एंटीक्लाइन एंड दिस इज सिनक्लाइन। और ये जो मैग्मा होता है आपका, ये जमा हो जाता है एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन एंड एट द बॉटम ऑफ सिनक्लाइन। वी से, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है तो वी से दैट अ पैथोलिथ इज फॉर्म्ड। सो इट इज अ horizontal solidification which has been done at the top of anticline and at the bottom of syncline. तो ऐसे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है इन पैथोलिथ। सो इट फॉर्म्स अ वेवी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वेवी तो अपने आप बन जाएगा, दिस इज वेवी, ऑफ कोर्स दिस इज वेवी, यू कैन सी द वेव्स। एंड यू नो एनसीईआरटी में ये वाला लाइन लिखा है कि इट इज़ फोल्डेड इन द इग्नियस कंट्री, यानी इन फोल्डेड इग्नियस कंट्री। इग्नियस कंट्री का मतलब है कि वहाँ पे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है, ऐसी जगह पे जहाँ पे और भी ज़्यादा वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, उसको इग्नियस कंट्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इग्नियस कंट्री, ठीक है। अब ये जो आपका एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन होता है, ये भी एक कंड्यूइट से नीचे कनेक्टेड होता है फ्रॉम अ सोर्स ऑफ मैग्मा, यानी कि इधर जैसे बैथोलिथ है, यहाँ से कंड्यूइट या पाइप जाएगा और यहाँ एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, एंड दिस बिकम सोर्स, दिस बिकम पाइप या कंड्यूइट, अ मीन्स जहाँ से मैग्मा इधर ऐसे सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जमा हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ सिल एंड शीट। तो जो सिल होते हैं और जो शीट्स होते हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होते हैं। थिक वाले को हम सिल बोल देते हैं, और जो थिन रह जाते हैं, जो पतले रह जाते हैं, उसको हम शीट बोल देते हैं, ठीक है। अब जो डाइक है, डाइक इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड है आपका, जैसे ये क्रस्ट है, इसके परपेंडिकुलर रहेगा डाइक, एंड इट डेवलप्स अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर। वॉल लाइक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगा, देखो ओके, सो दिस इज, मान लो इधर ऐसे डाइक है, तो क्या होगा, डिनंडेशन या इरोजनल एजेंट्स की वजह से ये वाली लेयर्स रिमूव हो जाती हैं और डाइक विजिबल होने लगता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। और जब वो विजिबल होगा तो क्या वो वॉल की तरह दिखाई नहीं देगा हमको, वो एक वॉल की तरह दिखाई देगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, it develops a wall-like structure on the surface of earth. And मोस्ट कॉमनली इंडिया में ये वेस्टर्न महाराष्ट्रन एरिया में हमको मिलते हैं डाइक्स, एंड दे आर कंसीडर्ड एज, देखो जब हमारा डेक्कन ट्रैप बन रहा था तो उस टाइम पे ये फीडर ऑफ इरप्शन रहे हैं। फीडर ऑफ इरप्शन रहने का मतलब है कि जब वो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हो रहा था, लावा वाज कमिंग आउट, तो उसका फीडर्स कौन है, लावा का बाहर आने का मीडियम क्या था, इन डाइक से ही मैग्मा बाहर आया है और वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है डेक्कन ट्रैप्स में। सो महाराष्ट्रन एरिया में आपको इसको याद रखना है कि महाराष्ट्रन एरिया में ये मिलते हैं, एंड दे आर कंसीडर्ड एज फीडर ऑफ इरप्शंस। जो हमारे डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ है उनमें इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है ऑफ डाइक्स, ओके। ये देखो, ये वाला इमेज अगर आप देखोगे तो जो डाइक होता है, अगर वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है
ये उसके सराउंडिंग रॉक्स हैं, ठीक है, ये उसके सराउंडिंग रॉक्स हैं डाइक के। अगर वो रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर वो इरोजनल एजेंट्स की मार झेल लेता है और वो खुद इरोड नहीं होता है, डिनंडेशनल या इरोजनल एजेंट्स की मार झेल लेता है, वो खुद इरोड नहीं होता है, तो वो देखो सरफेस पे विजिबल होने लगता है। ये विजिबल है ना, यहाँ पे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। अगर ये रेजिस्टेंट नहीं है, यानी कि इरोजनल एजेंट्स की वो मार नहीं झेल पाता है, खुद इरोड हो जाता है, तो आप उसको सरफेस पे नहीं देख सकते हो, वो इनके साथ ही तो इरोजन हो रहा है, विच इज़ लेस रेजिस्टेंट देन दी सराउंडिंग रॉक्स। पर अगर ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है डाइक्स की, विच मीन्स कि जो डाइक है दैट इज़ मोर रेजिस्टेंट देन दी सराउंडिंग रॉक्स, मोर रेजिस्टेंट देन दी सराउंडिंग रॉक्स, इसलिए हमको ये सरफेस पे देखने को मिलेगा। ओके, so that was it from my side in this chapter. If you have any doubt, and please ask me in the comment section, and also tell me how can I improve in the coming lectures and in these subsequent chapters. And also tell me if you like my way of teaching, didn't like my way of teaching. Please give your feedback, I really look forward to it. Okay everyone, thank you for watching. Thank you so much.